Welcome in this session. Today we start discussion about new concept polygon surfaces. जो पॉलीगॉन सरफेसेस हैं आज हम उन पे डिस्कस करने वाले हैं। जो पॉलीगॉन सरफेसेस हैं वो क्या है और उनका हमारे जो ग्राफिक्स में है वो क्या यूज है, आज सबसे पहले हम वही स्टार्ट करेंगे। फिर इसमें कुछ हमारे बैक स्पेस रिमूवल एल्गोरिथम्स हैं और इसमें जो है हमारे कर्व्स रिप्रेजेंटेशन है, वो सारे हमारे टॉपिक्स आएंगे। हल्के हल्के जो है हम जो है कुछ ऐसे हम फेज में पहुंच चुके हैं जहाँ पे कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। यानी कहने का मतलब है जो मेन जो पोर्शन था वो लगभग आपका जो एल्गोरिथम वाला पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब थ्योरेटिकल पोर्शन आपका ज्यादातर बचा हुआ है। तो जो अगर हम पॉलीगॉन सरफेसेस की बात करें तो पॉलीगॉन है क्या? कोई भी फिगर अगर हम लाइनों से बनाते हैं तो उसको पॉलीगॉन बोलते हैं। और किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें सरफेस पर रेंडरिंग करना हो, सरफेस पे उसको ड्रॉ करना हो, तो हम पॉलीगॉन जो है क्वाड्रिक सरफेसेस के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी पॉलीगॉन और क्वाड्रिक सरफेसेस हमारे पास जो है वो अवेलेबल रहती हैं यूक्लिडियन ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। और यूक्लिडियन ऑब्जेक्ट्स क्या है आपके? पॉलीहेड्रल, एलिप्सॉइड, स्प्लाइन सरफेस। यानी इस तरह के हमारे जो सरफेसेस हैं पॉलीहेड्रल किस तरह से होंगे, एलिप्सॉइड सरफेसेस कैसी होंगी और स्प्लाइन सरफेसेस कैसी होंगी, इनको हम अभी देखते हैं। इसमें मैं ड्रा कर देता हूँ। पॉलीहेड्रल्स क्या है? इस तरह की फिगर्स हैं कि कोई भी हमारा फिगर जो लाइनों से बना हुआ है उसको पॉलीहेड्रल्स बोल रहे हैं। यानी इस तरह की फिगर्स। सेकंड में हमने जो इसमें लिया था स्प्लाइन कर्व्स की बात कर रहे हैं। अगर इस तरह से हमारे कर्व्स बने हुए हैं तो उनको बोलते हैं स्प्लाइन कर्व्स। और एक है आपका यूक्लिडियन ऑब्जेक्ट, यानी सर्कुलर फिगर्स जो है, चाहे वो आपका इस तरह की सरफेस हो, एलिप्सॉइड सरफेस या सर्कुलर सरफेस हो, उनको भी हम पॉलीगॉन सरफेसेस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी जितने भी हमारे ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट हैं मैक्सिमम ऑब्जेक्ट पॉलीगॉन सरफेसेस द्वारा करेक्टराइज किए जा सकते हैं। इसी में जो है अब हम इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो पॉलीहेड्रल सरफेसेस हैं वो कितने तरह की होती हैं। पॉलीहेड्रल अगर सरफेसेस को हम डिवाइड करें, इसको अगर रिप्रेजेंट करें तो दो पार्ट्स में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी हमारा जो पॉलीगॉन सरफेसेस है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम पॉलीगॉन टेबल्स का यूज करते हैं। और पॉलीगॉन जो टेबल्स हैं वो डेटा को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला आपका हुआ जियोमेट्रिकल टेबल और दूसरा आपका हुआ एट्रीब्यूट टेबल। जियोमेट्रिकल डेटा टेबल्स कंटेन द वर्टेक्स इंफॉर्मेशन, यानी जो हमारे वर्टेक्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन को ये होल्ड रखता है। जियोमेट्रिकल, फिर से अगर हम बात करें तो जियोमेट्रिकल जो डेटा है वो कई सारी टेबल्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारा एज टेबल, वर्टेक्स टेबल और फिर उससे मिलके बनता है पॉलीगॉन सरफेस टेबल। यानी हमारा जो बात करें हम जियोमेट्रिकल टेबल, तो इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए जो है फिर से फर्दर कई सारी टेबल्स का यूज करते हैं। जियोमेट्रिकल डेटा टेबल्स में क्या कंटेन होगा? इट कंटेन वर्टेक्स कोऑर्डिनेट एंड पैरामीटर्स टू आइडेंटिफाई द स्पैटियल ओरिएंटेशन ऑफ पॉलीगॉन सरफेसेस। स्पैटियल ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि बाहर की जो सरफेस है वो किस तरह की दिखाई देगी। उन सरफेसेस को हम जियोमेट्रिकल डेटा टेबल के थ्रू शो करेंगे। अगर इसकी फर्दर टेबल की बात करें तो एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसको फिर हम फर्दर जियोमेट्रिकल डेटा टेबल्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले उस फिगर को बना रहा हूँ जिसको हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे कुछ वर्टेक्सेस हैं। इस वर्टेक्स का नाम हमने रख दिया V1।
ठीक है। और ये वाली जो वर्टेक्स है इसको हम बोल रहे हैं वी। फिर यहाँ पे हमने इसको फर्दर आगे बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया, और ये बना आपका, यहाँ से ले जाते हैं थोड़ा सा आगे करके इसको अंदर लेके आ रहे हैं। यहाँ जो वर्टेक्स बन रही है ये है B3। इधर इसको फिर फर्दर हम एक्सटेंड कर रहे हैं। ये वर्टेक्स हो गया आपका V4, और ये आपका वर्टेक्स हो गया आपका V5। ये हमारा एक पॉलीगॉन है जिसको हमने ज्योमेट्रिकल डेटा में स्टोर करना है। इसको फिर फर्दर यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। ये जो यहाँ से यहाँ तक लाइन है इसको एज बोल रहे हैं, इसका नाम रख रहे हैं E1। ठीक है, ये E1 हो गया। ये एज हो गया आपका E2। ये आपका एज हो गया E2। ये एरो बना रहा हूं यहाँ, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये वाला जो एज है इसका नाम रख रहे हैं E3। ये आपका E3 एज हो गया। इस वाले एज का नाम रख रहे हैं हम E4। और ये वाला जो एज है आपका ये E5 हो गया। और ये नेक्स्ट जो एज है ये है E6। ये हमारी जो फिगर है ये पॉलीगॉन सरफेसेस के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए हमने जो है जब हम ज्योमेट्रिकल डेटा की बात करते हैं तो इसके लिए 3 अलग अलग हम टेबल बनाने वाले हैं। तो क्या प्रोवाइड कराएंगे, वर्टेक्सेस, एजेस और पॉलीगॉन, पॉलीगॉन सरफेसेस। जो हमारा एज टेबल है वो ऑब्जेक्ट किस तरीके से कनेक्टेड है वो बताएगा। द ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्प्ले एफिशिएंटली यूजिंग डेटा फ्रॉम एज टेबल टू ड्रा द कंपोनेंट लाइन। जो हमारे एजेस हैं उनको हम जब हम ड्रा कर लेते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट की शेप कैसी होगी ये हम बना सकते हैं। और एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन है वो भी हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। यानी हमारे पास एज जो है एज टेबल के थ्रू हम एक बार अगर एज को कनेक्ट कर लेते हैं वी कैन ड्रॉ इट रैपिडली, इसको रैपिडली ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसी वर्टेक्स टेबल कुड बी एक्सपेंड टू द वर्टेक्स आर क्रॉस रेफरेंस टू द corresponding एजेस। और वर्टेक्स टेबल के अंदर हम ये भी बताते हैं कि हमारे जो है वर्टेक्सेस जो है क्रॉस रेफरेंस के लिए एजेस के लिए वर्टेक्स टेबल हम इसके साथ ऐड कर देते हैं। तो जो हमारे पॉइंट हैं 3 डायमेंशनल जो कोऑर्डिनेट है वो हम वर्टेक्सेस का शो करते हैं। तो हम वर्टेक्स टेबल को कैसे शो करेंगे वो हम यहाँ पे पहले वर्टेक्स टेबल बनाएंगे। ठीक है, वर्टेक्स टेबल ये यहाँ पे अलग लिख देते हैं, इसका नाम लिख देंगे और यहाँ लिख दो वर्टेक्स टेबल। और इसके अंदर आप पहले लिखेंगे V1। ये V1 है और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ रखते हैं। ये X1 और
y1 और ये z1। फिर सेकेंड वर्टेक्स के बारे में लिखेंगे यहाँ पे v2 ये हो गया आपका x2 y2 z2। ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट और ये आपका z कोऑर्डिनेट। ऐसे ही हम सारे लिख देंगे यहाँ तक v6 तक। सारी वर्टेक्सेस आ जाएंगी इसमें और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट। इसके बाद जो है एक सेकंड टेबल बनेगी जिसको हम बोलेंगे एज टेबल। यहाँ पे लिख देंगे ऊपर एज टेबल। एज टेबल में हर एक एज कितनी वर्टेक्स से जुड़ा है, कौन कौन सी वर्टेक्स से जुड़ा हुआ है, ये भी स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ पे एज हो गया E1। E1 एज किस किस से जुड़ा हुआ है, V1 और V2 से। तो यहाँ पे लिख देंगे इसके सामने V1 V2। फिर यहाँ पे एज लिखेंगे E2 और ये किससे कनेक्ट है, ये है V2 है आपका, ये है V2 V1 और V3। V1 V3। देन E3। ऐसे हम कंप्लीट कर लेंगे E6 तक। ये पूरे हम ऐसे कर लेंगे। अब पॉलीगॉन सरफेस एक टेबल और होगी जिसको बोलेंगे पॉलीगॉन सरफेस टेबल। कि अगर हमारे पास दो सरफेसेस हैं, यहाँ पे सरफेसेस कौन सी हैं हमारी, E1 E2 और E3, यानी ये वाली सरफेस और दूसरी सरफेस ये दो सरफेसेस हैं, तो इनको अलग अलग हम यहाँ पे शो कर देंगे जो हमारी डिफरेंट सरफेसेस हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम पॉलीगॉन सरफेसेस। पॉलीगॉन सरफेस, ये हमारा पॉलीगॉन सरफेस है। एक ये है जिसका नाम हमने S1 लिख दिया, इसको लिख दिया S1 और ये लिख दिया हमने S2। तो जो सरफेसेस है हमारा S1 वो कहाँ पे होगा, कौन कौन से एजेस होंगे, E1 कॉमा E2 एंड नेक्स्ट है आपका E3।
ये एक सरफेस हो गया। दूसरा सरफेस आपका ये है S2। S2 सरफेस में क्या होगा, इसमें हमारे पास 4 एज है, E3 E4 E5 और ये हो गया आपका E6। ये हमारी दो पॉलीगॉन सरफेस हो गया। ये इस तरीके से हम जो है जो डेटा स्टोर कर रहे हैं उसको बोलते हैं जियोमेट्रिकल डेटा। जियोमेट्रिकल डेटा के बाद से नेक्स्ट हमारा होता है एट्रीब्यूट डेटा। एट्रीब्यूट जो डेटा होगा वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, वो होगा एट्रीब्यूट टेबल से। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के जो कलर हैं, सरफेस की जो रिफ्लेक्टिविटी है, या उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है टेक्सचुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारी चीजें हम एट्रीब्यूट टेबल के अंदर स्टोर करेंगे। तो जियोमेट्रिकल टेबल का ज्यादातर डेटा हमारा जियोमेट्रिकल टेबल के अंदर होगा, और जो रिलीवेंट इंफॉर्मेशन है जो हमारी किससे जुड़ी हुई है उसकी प्रॉपर्टी से, वो एट्रीब्यूट टेबल के अंदर होगा। अब बात आती है कि इसको हम स्टोर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सरफेस को। तो जो सरफेस है उसको प्लेन सरफेस जो है उसको एक रिप्रेजेंट करते हैं एक इक्वेशन से, जिसको अभी हमने, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। जो हमारी इक्वेशन है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, द इक्वेशन फॉर ए प्लेन surface can be expressed in the form AX plus BY plus CZ plus D इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो एक्स वाई जेड है ये तो है कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट पे, और ए बी सी और डी जो है ये होते हैं स्पार्शियल प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन। जो हमारा प्लेन है उसकी स्पार्शियल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो अगर हम बात करें तीन अगर सक्सेसिव पॉलीगॉन सरफेसेस की बात करें, यानी अगर हम पॉलीगॉन की हम बात करें तो हमें 3 पॉइंट कम से कम चाहिए वहां पॉलीगॉन को बनाने के लिए। x1 y1 z1, दूसरा होगा x2 y2 z2, और तीसरा होगा x3 y3 z3। और ये तीनों पॉइंट अगर हम इनको हम साइमल्टेनियसली स्टोर करें लीनियर प्लेन में, तो जो हमारा a/d और b/d और c/d रेशियो को ऐड करते हैं, जो हमारा सरफेसेज है उसके स्पाशियल प्रॉपर्टी जो है उनसे हम डिवाइड करते हैं, और
तो तब हमारे पास जो इक्वेशन में होना चाहिए वो -1 होना चाहिए। ये हमारी इक्वेशन है जिसको मैं अभी आपके सामने यहाँ पे लिख भी रहा हूँ। ये हमारी स्पाटियल प्लेन सरफेसिस को रिप्रेजेंट करना है, वेयर एक्स वाई जेड एनी पॉइंट on the plane and coefficient and D are constant। ये हमारे सरफेसिस के कांस्टेंट है, ये जो स्पाटियल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। डिस्क्राइब द स्पाटियल describe the spatial property of plane स्पाटियल प्रॉपर्टी का मतलब है कि जो हमारे अगर सरफेस हमारी कैसी होगी, इस तरह की सरफेस है तो ये एक हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दूसरे पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सी रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपका डी रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट है कि इसके कोऑर्डिनेट क्या है आपके एक्स वाई और जेड। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमने इसका स्पाटियल ओरिएंटेशन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये इक्वेशन हम यूज करेंगे। अगर एक पॉलीगॉन हो, पॉलीगॉन क्या होता है जिसमें कम से कम आपके 3 पॉइंट हो, ऐसी सर फिगर हो जो कम से कम 3 लाइनों से मिलकर बनी हुई हो। और हमने क्या कहा कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और ये हो गया आपका z1, दूसरा आपका जो है ये है x2 y2 और z2 और ये आपका जो नेक्स्ट है ये है आपका x3, ये हो गया आपका y3 और ये आपका हो गया z3। ये पॉइंट है। पहले हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो मॉडिफिकेशन करेंगे इस इक्वेशन में इसकी प्रॉपर्टी जो स्पाटियल प्रॉपर्टी है इसको इंक्लूड करने के बाद जो बन जाती है इक्वेशन की फॉर्म वो बन जाती है a अपॉन d, ये आपका x के, ये आपका x के प्लस b अपॉन d, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं
अपॉन डी कॉन्स्टेंट है इसलिए ब्रैकेट में कर रहे हैं, और ये हो गया आपका वाई के प्लस सी अपॉन डी, और ये हो गया आपका जेड इक्वल टू -1। इस तरीके से इसको हमने मॉडिफाई कर दिया और सिर्फ एक्स वाई और जेड इसके कोरोस्पोंडिंग हमने इसमें मॉडिफाई करके डी को एब्जॉर्ब कर लिया। ये हमारी इक्वेशन होगा किसी भी पॉइंट के लिए। एक्स के की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3। अगर बात करें हम फर्स्ट वाले पॉइंट की तो 1 होगा, सेकंड पॉइंट की बात करें तो के की वैल्यू 2 होगा, और थर्ड पॉइंट के लिए बात करें तो के की वैल्यू 3 होगी। और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आती है, हमें एक्स और वाई के लिए रिप्रेजेंट करना है। हमारे पास जो है एक्स वाई और जेड 3 पॉइंट है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसके लिए बात करेंगे, ए को निकालना है तो एक्स वाला पूरा लाइन हमें 1 कर देना। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, जगह मिल जाएगी। अब हम बना रहे हैं इसका ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ए कैसे निकलेगा, यहाँ कंप्यूट करते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो ए इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये एक्स से जुड़ा हुआ है तो एक्स वाली पूरी लाइन 1 स्टोर कर देंगे। यहाँ पे y1 z1 फर्स्ट पॉइंट के लिए, यहाँ पे आपका y2 सेकंड पॉइंट के लिए, और ये z2। फिर यहाँ पे आपका y3, और ये होगा आपका z2 है आपका, ठीक है। ये बन गया आपका ए। बी है हमारा वाई के लिए, वाई के को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे बी, तो उसके लिए बी वाली जो वैल्यूज है वो सारी बन गई, और आपका जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा x1 y1 और z1। फिर यहाँ पे बनेगा आपका x2, ये 1 और ये z2, ये आपका x3, ये 1 और ये z2। ऐसे ही हमने फिर सी के लिए जेड को रिप्रेजेंट करेगा, ये हो गया आपका x1 x1 y1 और z1। ये आपका हो गया x2, ये आपका हो गया y2, और ये 1, ये हो गया आपका x3, ये हो गया y3, और ये हो गया आपका 1। जो डी है उसमें ना एक्स होता है, ना वाई, ना जेड, तो इसमें सिंपल कांस्टेंट रखते चले जाएंगे। x1 माइनस जरूर लगेगा यहाँ, इसको मैं दोबारा से बना डी इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू हमारे पास
ना एक्स वाली है ना वाई वाली, इसीलिए इसको माइनस लगा। x1 y1 और ये हो गया आपका z1, ये है आपका x2 y2 और ये है आपका z2, ये है आपका x3 y3 और ये है z। इस तरीके से ये हमारा पॉलीगॉन सरफेसेस कंप्लीट होता है। कल जो है हम कर्व सरफेसेस पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मैं अटेंडेंस लूंगा आप लोगों से।